हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल 17 तारीख को जो है एग्ज़ाम जो हुआ था मद निषेध वाला और फायर ऑफिसर वाला जो हुआ था, उसी का क्वेश्चन है, उसी का डिस्कस कराना चाह रहे थे कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम दिए हैं तो अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, क्या क्या मारे हैं नहीं मारे हैं, तो उसी का हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कीव की राजधानी, कीव मतलब बोलता है कि कीव किस मतलब किस राजधानी जो है, किस देश का राजधानी कीव है। तो आप लोग को मालूम है कि यूक्रेन का राजधानी कहाँ है, कीव है। अभी 24 फरवरी जानता है, 24 फरवरी कितना 24 फरवरी 2022 से क्या रूस और यूक्रेन के साथ क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो कीव की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, कीव हो जाएगी। स्वीडन का राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था ना, पर्यावरण के लिए, है ना। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है, बर्न है। स्पेन का राजधानी मैड्रिड है, ठीक है। और बर्न में तो जानते ही हैं, विश्व डाक संघ का मुख्यालय है बर्न, जिसका स्थापना कब होता है, 1874 में। 1874 में होता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड बोल दी है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यूक्रेन जो है पहले किसका, रसिया का, मतलब ये सोवियत संघ का पार्ट था, ठीक है। फिर कब ये टूटा, 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ, 15 देश था ना, सब मिल करके एक साथ सोवियत संघ में जब शीत युद्ध चल रहा था, तो फिर अलग हो गया। अलग होने के बाद 1991 से जब सोवियत संघ मतलब विघटित हुआ, विघटित होने के बाद जो है क्या हो गया, ये देश अलग अलग हो गया। आपका जितना भी 15 देश अलग हो गया, उसके बाद यूक्रेन एक अलग देश बन गया। तभी से लोग का मनमुटाव चल रहा था। और फाइनली 2014 में क्या हुआ कि ये क्रीमिया पे आक्रमण कर लिया और रूस जो है क्रीमिया को क्या हड़प लिया। फिर जाके यूक्रेन के साथ फिर तभी से विवाद चल ही रहा था। फिर 24 फरवरी 2022 को जो है हाँ, तो राजधानी, तो आप क्या बताना चाह रहे थे कि देखिए क्वेश्चन पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यूक्रेन है, तो इसके की जो यूक्रेन है, यूक्रेन से जो उसका पड़ोसी देश है, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेना क्या है, जरूरी है। चलो रुकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, अरे वो ठीक है। आप लोग इसको जो है कीव की राजधानी लिख गया है, गलत टाइपिंग हो गया है, तो इसको राजधानी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहे थे कि यूक्रेन से कौन कौन देश सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले रूस हो गया, रूस के बाद कौन हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, बेलारूस के बाद पोलैंड हो जाएगा, उसके बाद स्लोवाकिया हो जाएगा, स्लोवाकिया के बगल में जो है आपका हंगरी हो जाएगा, हंगरी के बाद रोमानिया हो जाएगा, रोमानिया के बाद मोल्डोवा हो जाएगा, और नीचे से काला सागर लगता है। और एक नीपर नदी बहती है जो यूक्रेन को बीचे बीच काटता है और काला सागर में आके गिरता है। और वहीं पे एक बहुत बड़ा बंदरगाह यूक्रेन का है, ओडिशा बंदरगाह। तो ये सब चीज़ इसके बारे में जान लेना क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी 1857 का विप्लव के बारे में जानता है। बहुत बार ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ था। और ये बिहार से इसका नेतृत्व के बारे में पूछा था। बिहार से कौन था भैया, कुंवर सिंह थे। तो कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये कौन थे, कहाँ थे। तो ये जगदीशपुर के थे, परमार वंश के शासक थे। मतलब इसका जो पूर्वज था परमार वंश का था, ठीक है, सुन रहे ना, परमार वंश का था, परमार वंश। उसके बाद इसका जो है, इसका जन्म कब होता है, इसका जन्म जो होता है 13 नवंबर को, कब होता है, 13 नवंबर 1700 कब होता है, 1777 को। और मृत्यु कब होती है, मृत्यु होती है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल है ना, 1858 को होता है, ठीक है, इसका मृत्यु होता है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। बिहार में जो है सबसे पहले विप्लव जो है कितना, 12 जून को कहा जाता है। ये देवघर वाले साइड में जो है एक रोहिणी जगह था, वहीं से शुरू हुआ था। और पटना में जो है पीर अली जो नेतृत्व में 2-3 तारीख से शुरू हुआ था, जुलाई में, फिर उसको फांसी दे दिया गया था। तो ये थोड़ा जानना है। अब खान बहादुर खान कहाँ से था, तो ये खान बहादुर खान बरेली से था, ठीक है। और उसके वक्त खां कहाँ से था, तो ये सैन्य नेतृत्व कर रहा था दिल्ली से। और ये जो है अजीमुल्ला खां, आप लोग को मालूम है, यही अजीमुल्ला खां को जो है नाना साहब भेजा था कहाँ, इंग्लैंड। वो इस वजह से भेजा था क्योंकि उसका जो पेंशन रोक दिया था। तो इसी को ये अजीमुल्ला खां, एक इसको बहुत, ये कानपुर साइड से इसका बहुत बड़ा रोल रहा था अजीमुल्ला खां का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। इस सारे के खान बहादुर खान का बरेली से हो जाएगा, कुंवर सिंह बिहार से हो जाएंगे, वक्त खां दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? बोलता है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो देखिए नीला प्रकाश वायुमंडल को अवशोषित कर लेता है, गलत बात है। पराबैंगनिक विकिरण वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकिरणित होता है, तो ये बात सही है। देखिए प्रकिरण, स्कैटरिंग, जो प्रकिरण जानिए कि
जो ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, वायुमंडल में धूलकण होता है तो छितर जाएगा, तो क्या उसी टाइप का दिखेगा। तो बैगनी किरण का क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी वजह से क्या होता है ना कि पूरा फैल जाता है, धूलकण की वजह से फैलने के कारण हम लोग को आकाश क्या करता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोलता है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा, है ना, विशाल पांडा जातीय का उदाहरण है। तो कैसा उदाहरण है, देखिए आप लोग को एक चीज पता होगा, आईयूसीएन का स्थापना 1948 में होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, गलान में है। तो यही है, आईयूसीएन जो है एक लिस्ट जारी करती है और उस की धरती में जितने भी जाति है, मतलब सारे का करती है, पेड़ पौधा जीव जंतु सारे का करता है। तो बोला गया है कि विशाल पांडा को जो है किस श्रेणी में रखा गया, तो इसको संकटग्रस्त जाति में रखा गया है। तो ये दो चीज याद रखना, आईयूसीएन का स्थापना 1948 को, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गलान में। गलान कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। अभी स्विट्जरलैंड की राजधानी बताए थे, कहाँ बताए थे, बर्न है। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील, देखिए नमक पानी का झील बोला है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। और यही कहा था कि अंतर्देशीय झील पूछता तब क्या मारते, डिडवाना झील। अंतर्देशीय झील पूछेगा सबसे खारा नमक वाला, तो क्या हो जाएगा, डिडवाना, जो राजस्थान में है। और अगर ये सबसे नमक पानी का झील पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील। और सबसे मीठे पानी का झील कहेगा तो क्या कहिएगा, बुलर झील। मीठे पानी का झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कौन नदी पे है, तो झेलम नदी पे है। झेलम नदी का मुहाने पर है कौन, बुलर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। सोलर सेल बने हुए, तो सोलर सेल किसका बना होता है, अर्धचालक का बना होता है कि नहीं होता है। जैसे सीजीएम वीजीएम का बना होता है तो अर्धचालक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो दो तरह का देश था जब वर्ल्ड वार चल रहा था, एगो मित्र राष्ट्र, एगो धुरी राष्ट्र। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 से 45 तक चला था। तो बोलता है कि कौन सा देश धुरी राष्ट्र में, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, जापान था, जर्मनी था, इटली था, ये क्या था, धुरी राष्ट्र में था। और मित्र राष्ट्र में कौन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, ये सब कौन था, मित्र राष्ट्र में था। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जर्मनी हिटलर में 1945 में मर गया। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर क्या हो गया, बम फेंका चला गया, लिटिल मैन फेट हुआ था ना, लिटिल मैन फेट बॉय। अमेरिका जो फिर हिरोशिमा नागासाकी पे फेंका था। ठीक है, चलिए जल्दी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, ठीक है ना। इसी वजह से जितना जो बोलते हैं तो थोड़ा सा सुनते चलिएगा, उसके बाद फिर सारा चीज। बोलता है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए क्या संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो देशांतर मानक समय को कौन निर्धारित करता है, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा किसको निर्धारित करता है, टेम्परेचर को, जलवायु को, है ना। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, मानक, तो 82.5 डिग्री क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। और ये कहाँ से होकर गुजरता है, 5 स्टेट से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी सबसे ऊपर से लीजिए, सबसे पहले यूपी के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 स्टेट होकर के गुजरता है। और सबसे शुरुआत देशांतर रेखा जो हम लोग का शुरू होता है कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे शुरू होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज की उदय होता है। ये किबुथु, क्या नाम है उस जगह का, किबुथु, है ना। और गुजरात का कौन था, गौर माता, कौन है, गौर माता गुजरात में। और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2 घंटा का लगभग है ना। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री इलाहाबाद से नैनी के बीच होकर गुजरता है। ठीक है, तो 5 स्टेट हो जाएगा। अब ये पे करके रेखा की बात पूछेगा कि किसने स्टेट से, तो क्या कहिएगा, 8 स्टेट से। चलिए अब समय मिलेगा तो फिर आगे करेंगे क्योंकि बहुत सारा चीज करना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो आप लोग सबको जानते हैं 29 जून 1968 को हुआ था, है ना। कब हुआ था, 29 जून 1968 को। देखिए तो स्मॉल डेट नहीं दिया है, इसी वजह से 1968 रह के चलिए। और बिहार में अब तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लग गया है, 8 बार। अंतिम बार कब लगा था, 2005 में लगा था। ठीक है, चलिए तो 29 जून 1968 याद रखना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है, 1968 को, 29 जून। अब तक कितना बार लगा है, 8 बार लगा है। सबसे कम समय के लिए कितना कब लगा था, 1975 में। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ये याद रखना है। हाँ, यहाँ पे और एक चीज याद रख सकते हैं, ये जो है उस टाइम जो है जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, तो कौन था, भोला पासवान था। ठीक है, ये याद रखिएगा, भोला पासवान था। हाँ ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन का विकास के लिए सब, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। पीबीटीजी मतलब ये है प्रधानमंत्री जितने भी जो आदिवासी लोग हैं ना, उसके जो विकास के लिए, उसका जो आवास नहीं है, नल जल नहीं है, रोजगार नहीं है, कृषि नहीं कर पा रहा है, उसके लिए 2023-24 का जो बजट आया था इस बार, तो उसी में जो है निर्मला सीतारमण जो है पीबीटीजी की बात किया। और टोटल कितना, 75 आदिवासी जातियों को क्या किया है,
चिन्हित किया है और सबसे अधिक कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तो इसको क्या करना है, 15,000 करोड़ रुपया, कितना करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया पीबीटीजी के लिए क्या किया है, मुहैया करवाया गया है। और ये 3 साल में इसका क्या है, जितने भी आदिवासी क्षेत्र 75 जो आदिवासी जनजातियां हैं उसके लिए जो है विकास का काम शुरू करेगा और 3 साल में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खेलों के उत्कृष्ट के लिए नहीं होगा, तो पहले बोल दिए आदिवासी समूह हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट ये चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो कौन सा हो जाएगा भैया, ये आप लोग को पता है अपना कौन हो जाएगा, इसरो हो जाएगा। अभी इसरो हाल फिलहाल में चंद्रयान का क्या किया है, प्रक्षेपण किया है ना, तो इसरो को दिया है 2023 के अनुसंधान के लिए किया। इसरो का स्थापना कब होता है, 1969। अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। ठीक है, अभी जो है चंद्रयान को कहां से भेजा था, सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज जान के याद रखने का है। ठीक है, बास्केटबॉल के मैदान कहाँ है, तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होती है, 5 होती है कि नहीं होती है। चलिए देखिए, एरिना में जो घोड़ा दौड़ जो होता है ना, घुड़दौड़ एरिना में किया जाता है। ठीक है ना, चलिए फील्ड में तो जानते ही आप लोग, जितना भी बड़ा बड़ा खेल होता है फील्ड में होता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के विकास, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। कितना अनुच्छेद, 80 अनुच्छेद। 12 राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कहां से लेके आया ये बात कि 12 ठो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाएगा, कहां से लेके आया गया है, आयरलैंड से लाया गया है। कहां से लाया गया है, आयरलैंड से। चलिए हाँ, विजयनगर साम्राज्य में अम्बरम शब्द किसके लिए, ब्राह्मणों को अनुदान दिया जाता था, किसको, ब्राह्मणों को अनुदान दिया जाने वाला भूमि था अम्बरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रपति के थोड़ा सा सुनिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जरूर जान जाइए। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब होता है, 1336 ईस्वी में। ठीक है, कौन, संगम वंश, हरिहर बुक का। ठीक है, फिर इसका शक्तिशाली शासक कौन आता है, कृष्णदेव राय। कब आता है भाई, तुलु वंश का शासक होता है। तो पहले विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में जो प्रतापी राजा होता था कौन, कृष्णदेव राय। कब गद्दी पे बैठता है, 1509 में, 1509 में बैठता है और 1500 कितना तक रहता है, 29 तक रहता है। ठीक है, तो उसी के समय में जो है बहुत ज्यादा विजयनगर साम्राज्य क्या था, उत्कर्ष था, तो उसी के बारे में कहा जाता है। और ये विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हो जाता है कौन सा युद्ध से, तालीकोटा का युद्ध 1565 में जो होता है। ठीक है, तो चलिए इतना तो बात जानिए। राष्ट्रपति के सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो देखिए राष्ट्रपति के सलाह से नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा को भंग करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका होता कौन है, प्रधानमंत्री होता है, और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो वो नाम मात्र का है, मगर वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जब तक मंत्री परिषद अस्तित्व में है, यानी जब तक प्रधानमंत्री बना हुआ है तब तक मंत्री परिषद है, जब अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाता है। ठीक है, चलिए पारादीपीय पठार को सर्वोच्च चोटी बोलता है कि जो दक्षिण भारत हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया, ये वाला बात, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला बात कर रहा है। ठीक है, ये तो ये पारादीपीय ये ठीक है, तो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा, अन्नामुदी हो जाएगा। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। डोडा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी की है ना। महेंद्रगिरी कहाँ की चोटी है भैया, ये उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, और ये क्या है, उडंग मंडलम, ये छोड़िए, ये चोल काल का शब्दावली है, इसके बारे में नहीं जानना है। तो यही जान लीजिए कि पारादीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा, डोडा बेटा, सॉरी अन्नामुदई। ठीक है, अन्नामुदई कौन पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है, किस पहाड़ी में है, तो अन्नामलाई में है। और डोडा बेटा किस में है, तो नीलगिरी है। नीलगिरी क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु में नीलगिरी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 के थीम क्या था, बोलता है कि इस बार जो जैव विविधता दिवस, अच्छा जैव विविधता दिवस क्या तारीख को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1993 से मनाते हैं। तो इस बार का थीम क्या लिखा बता, इसका देखिए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक एंड बायोडाइवर्सिटी, ये बायो हो जाएगा, यहाँ पे गायो लिख दिए हैं। ठीक है, बायो। उसके बाद ये क्या, सेव अर्थ सेव लाइफ कम टुगेदर स्टैंड फॉर, और ये क्या है, बिल्डिंग शेयर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये कब से 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 1993 में। जैव विविधता शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, जी रोशन ने दिया था। जैव विविधता का पिता किसे कहते हैं, ईओ विल्सन को कहते हैं। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया, 2002 में आया। तो ये सारा चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से, तो देखिए गौतम बुद्ध के बारे में जानिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 में। मृत्यु कब होता है, 483 में। तो उसका 3 घटना हुआ। सबसे पहला घटना देखिए, सबसे पहला घटना घर छोड़ा, तो उसको क्या कहेंगे, महाभिष्ण क्रम।
उसके बाद क्या करेंगे, धर्म उपदेश देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म अपना जो पहला उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है, कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जब क्या बोलते हैं, जब मृत्यु को प्राप्त हो गए बुद्ध जी, तो भगवान जब मृत्यु हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ऐसे घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो आपको बहुत बार पूछता है कि गौतम बुद्ध किस इससे था, कुल से था, तो आपको क्या बनना है, शाक्य गुण का मुखिया था। उसका गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, है ना, और उसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। चलिए, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण, क्या बोलता है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो क्या कहिएगा, परितारिका द्वार से। हम लोग का जो पुतली होता है ना, मनुष्य का जो आंख का पुतली, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, परितारिका से। किससे, परितारिका से। देखिए अभी आपको दिखेंगे, इसका तो इमेज था, नहीं मिल रहा। अच्छा चलिए, इसी से समझ जाइए। मोती, हाँ, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रित होता है, तो किससे होता है, परितारिका द्वार से होता है। तो रेटिना क्या है भाई, रेटिना के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ ये रेटिना है, ठीक है, रेटिना है, ठीक है ना। ये फिर कॉर्निया है, ये फिर क्या है। तो अगर हम लोग आंख का कुछ चीज दान करते हैं तो क्या देते हैं, कॉर्निया देते हैं। क्या देते हैं, कॉर्निया देते हैं। और पुतली किसके द्वारा नियंत्रित होता है, परितारिका द्वार के द्वारा होता है। चलिए आगे, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो पहले नदी के आधार पर जो है, नदी को मतलब हिमालय को, देखिए हिमालय को दो तरह का बांटा गया, एक किसके भौतिक विभाजन और एक नदी के विभाजन। तो नदी विभाजन में आपको सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, उसके बाद सतलज से लेके काली के बीच कौन हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर काली से लेके तिस्ता के बीच कौन हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर तिस्ता से लेके दिहांग तक कौन हिमालय, असम हिमालय, फिर दिहांग से लेके कहाँ, बंगाल की खाड़ी तक वो कौन हो गया, पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। यानी पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वांचल हिमालय कहिए उसको, कौन हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो आपको ये चीज याद रखना। तो क्या बोला है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय का भाग, तो कौन सा भाग हो जाएगा, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, ये कुमायूं हिमालय है, ठीक है। देखिए हिमालय का भौतिक विभाजन और नदियों का विभाजन, ये दोनों जानना है। भौतिक विभाजन में आपको सबसे पहला कौन हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद कौन हो जाएगा, मुख्य हिमालय, और उसके बाद मुख्य हिमालय के बाद कौन सा हिमालय हो जाएगा, डायरेक्ट आप आ जाइए पूर्वांचल वाला, यानी पूर्वी साइड में है वो हिमालय आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। देखिए 1991 में पहले लाइसेंसिंग पर किया था। ये भारत में पहले लाइसेंसिंग, मतलब कोई भी कंपनी होगा, नेहरू के ज़माने में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो लाइसेंसिंग था, जिससे अर्थव्यवस्था क्लोज था, बहुत ज़्यादा दिक्कत था। जब ये 1991 में 3 लिबरलाइजेशन आया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, है ना, तो यही निजीकरण, तो यही सारे, तो इसी इसको बोलता है कि अवरोध यानी प्रतिबंध को हटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, उदारीकरण की नीति होगा। कौन नीति, उदारीकरण की नीति कब आया, 1991 में आया, ठीक है। इसी वजह से भारत का अर्थव्यवस्था तभी से खुला हुआ ही है, और आज के डेट में हम लोग कितवें स्थान पे हैं, 5वें स्थान पे हैं, ठीक है, पूरे विश्व में। चलिए, बोलता है कि ईसा 1809 में फारसी में, है ना, गिफ्ट टू मोनोथेइज्म का विकास किसने किया। देखिए राजा राम मोहन राय ना एकेश्वरवाद के क्या थे, बहुत बड़े प्रचारक थे। बोला कि वो एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, भगवान एक है, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। 1909 में सबसे पहले मोनोथिस्ट एक पत्रिका निकाले थे, तो वो कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का बहुत सब उपलब्धि है। और ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में करता है, 1815 में क्या वो, हाँ, आत्म सभा का करता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कभी मौका मिलेगा तो अच्छा से बताएंगे, बट अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे। इतना जानिए कि ये गिफ्ट टू मोनोथेइज्म में क्या है, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार था। इसी को लेके राजा राम मोहन राय जो है एक पत्रिका चलाता था कि एकेश्वरवाद पे मूर्ति पूजा का क्या करते थे, घोर विरोध करते थे। चलिए नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन हो जाएंगे भाई, के विनोद चंद्रन है, ठीक है, के विनोद चंद्रन है। तो भाई उच्च न्यायालय का स्थापना होगा कितना अनुच्छेद में, 214 में। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा कितना अनुच्छेद, 217 में, ठीक है। जिला न्यायालय की बात होगी कितना में, 233 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ जान लिखिए, मोटा मोटी चीज़ जानना चाहिए, ठीक है। उच्च न्यायालय में कितना अनुच्छेद में उच्च न्यायालय होगा, तो 214 में होगा। उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा कितना में, 217 में होगा। जिला न्यायाधीश होगा तो कितना होगा, 233 होगा, ठीक है ना। फिर इसका पेंशन है, भत्ता या अभिलेख न्यायालय होगा तो 215 में होगा, है ना। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है। चलिए, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, तो बिपरजॉय के बारे में जानने होइएगा। ये जो है बांग्लादेश जो है नाम दिया बिपरजॉय, कौन दिया है, बांग्लादेश दिया है। और ये क्या है, चक्रवात था, और ये अरब सागर में आया था। बहुत ज़्यादा गुजरात वाला, यानी आपको ये वाला तट है ना, ये वाला तट जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये वाला तट जो है, और इस तट का नाम क्या है, कठियावाड़ तट। कौन तट,
कठियावाड़ तट है, ठीक है, कठियावाड़ तट। ये वाला गुजरात तट को क्या कहेंगे, कठियावाड़ तट कहेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कठियावाड़ तट, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और इसका विपर्जय नाम कौन दिया था, बांग्लादेश दिया था। और अरब सागर में ये चक्रवात आया था। और चक्रवात के बारे में जानते हैं ना कि बीच में क्या हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है, बाहर में उच्च दाब हो जाता है, और हवा क्या जाता है, बाहर से अंदर की ओर चलता है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। चलिए, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत ये परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है। बोलता है कि कौन ऐसा ताप विद्युत परियोजना है जो महाराष्ट्र में नहीं है। थोड़ा सा देखिए, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये सही से नहीं लिखा गया है, ठीक है, ये चांदीपुर हो जाएगा, ठीक है, ये ट्राम्बे सही है। और ये कालगांव कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है, भागलपुर में लगा, एनटीपीसी ने लगवाया था, ठीक है। तो ये आंसर इसका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, कालगांव हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार अगर पृथ्वी पर उसके भार का क्या होगा, तो चंद्रमा, अभी इससे पहले एक वीडियो बनाए थे तो आप लोग को हम बताए थे कि चंद्रमा पे जो हम लोग ये कि यहाँ से जो है वो सैटेलाइट जो गया है दक्षिणी ध्रुव पर, उसके बारे में पता करने के लिए, ठीक है, कि तो बाहुबली को लेके गया है, जो चंद्रमा मिशन 3 लेके गया है, ठीक है, ये अपना 14 तारीख को, तो उसी में जो है चंद्रमा के बारे में बताए थे। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के जी का, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का कहेगा तो कितना कहिएगा, 1/81 होता है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/81। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/6। अगर यहाँ पे कोई चीज का वेट एक मतलब 100 किलो है तो वहां पे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। 100 को 1/6 कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आएगा, ठीक है। तो 1/6 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कुछ बताने का है नहीं। और क्या बोलता है, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, एक चीज जानिए, जो आरबीआई है, बैंकों का बैंक कौन किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई का स्थापना 1935 में, 1934 के एक्ट से 1935 में आया, ठीक है। एक कमीशन 1926 में एक कमेटी बैठी थी, ठीक है, जैसी यंग हल्टन कमेटी, उसी के कमेटी की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई का स्थापना होता है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को होता है। तो आरबीआई जो है ना, बैंक को, तरलता को रेगुलेट करने के लिए कई तरीके का रेट जारी करता है, यानी कई तरीके का उसका जो है कंट्रोल करने का क्रियाविधि होता है। तो उसी में से आपका रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब टर्म है, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो रेट पूछा है, तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा कि दीर्घकालीन। देखिए, बैंक रेट अल्पकालीन होता है। क्या होता है, बैंक जो है, कोई भी बैंक, कोई भी वाणिज्य बैंक किससे, आरबीआई से अल्पकालीन के लिए जो रेट लेता है उसको क्या कहेंगे, बैंक रेट कहते हैं। रेपो रेट आरबीआई से, यानी आरबीआई वाणिज्य बैंक से क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। और उसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि वाणिज्य बैंक आरबीआई से रेट लेगी, ठीक है, मतलब ब्याज लेगी, ठीक है। तो इसी का उल्टा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, दीर्घकालीन ब्याज दर तथा स्थानीय पूंजी का क्या करना है, विनियोजन और प्रभावित करती है। इसी वजह से है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से, ये इसका कारण है। चलिए नेक्स्ट, बोलता है कि धुआंधार प्रपात संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो धुआंधार आप लोग को पता है कि धुआंधार कहाँ पे हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पे है भैया, मध्य प्रदेश में है। कौन सा पहाड़, कौन सा पर्वत का ऊंची चोटी है, बताइए। तो ये है किसका, मैकाले, मैकाले पर्वत का। और मैकाले पर्वत किसका पार्ट है, तो सतपुड़ा का है, ठीक है। किसका है, सतपुड़ा का। सतपुड़ा पर्वत का जो है एक चोटी है, कौन है, मैकाले पर्वत। और उसी की सर्वोच्च चोटी कौन है, अमरकंटक। और वहीं से नदी निकलती है कौन, नर्मदा। और यहाँ से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी निकल करके किधर आती है, इधर आती है, झारखंड साइड आती है। और वहीं पे, और झारखंड साइड इधर से आते आते कहाँ पे, अपना हाजीपुर के पास आके, हाजीपुर बोलते हैं, अपना दानापुर के पास आके क्या होता है, मिल जाता है, किससे, गंगा से, ठीक है। तो यहीं पे आता है आपका कौन नदी, सोन नदी। और नर्मदा नदी कहां चले जाती है, खंबात की खाड़ी में। कहां पे जाती है, खंबात की खाड़ी में। और ये दरार हो गए, दरार नहीं बोलते हम लोग, रिफ्ट वैली से गुजरता है। एक तरफ क्या होता है, एक तरफ विंध्याचल पर्वत होता है, और इधर क्या हो जाता है, सतपुड़ा। और उसी के बीच बीच ये नदी बहती है। और ये नदी बहा करके कहां पे, खंबात की खाड़ी में गिरता है। और किसका निर्माण करता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। किसका निर्माण, एस्चुरी। अब बोलिए एस्चुरी क्या होता है। एस्चुरी क्या होता है ना, कि जहाँ पे क्या है, नदी का पानी में क्या हो, बहुत ज्यादा ढाल हो, और वहां पे क्या हो, समुद्र क्या हो, गहरा हो, और वहां पे समुद्र का पानी का भी प्रेशर पड़े और नदी का पानी का भी प्रेशर पड़े, जहाँ पे डेल्टा नहीं बने, यानी वहाँ पे पानी को रोकने नहीं देता, कोई गाद जमा नहीं होता है। इसी वजह से देखिएगा आप पश्चिमी घाट में ना ज़्यादा बंदरगाह आपको दिखेगा पूर्वी घाट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उधर क्या है, समुद्र गहरा है। और समुद्र गहरा होने के कारण क्या है ना, कि वहाँ पे कहीं से भी जहाज आता है तो आराम से तट पे आके क्या होता है, सड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो माही नदी कहाँ से निकलता है, सिवा से निकलता है, जानते हैं। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है, अभी बोला है,
नहीं, अमरकंटक से ये निकलता है, नर्मदा निकलता है, ठीक है। तप्ती भी निकलता है आपका उधर से, ठीक है, विंध्याचल पर्वत से नीचे से ही निकलता है, और ये भी जाके कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और चंबल कहाँ से निकलता है, जनापाव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से निकलता है। और ये किस में मिलता है जाके, यमुना में मिलता है। और इसका सहायक नदी कौन है, बनास, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। चंबल जो है, चंबल नदी बहुत फेमस नदी है, ठीक है, इसके बारे में जानिएगा बहुत। इसका जो इसके जो जिस एरिया से बहता है ना, उस वहाँ पे बैडलैंड का निर्माण करता है, बहुत खड विहर कर देता है इस एरिया को। बहुत देखिएगा, चंबल का डाकू का नाम सुने हैं, वो जो फिल्म देखे हैं, किसमें, फूलन देवी में नहीं, एक फिल्म नहीं था जिस फिल्म में जो है बोलता है कि कितने थे गब्बर, तो उसी में चंबल का डाकू नहीं बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोले, बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं, तो वो क्या करता है ना, अपना रास्ता मतलब खोद करके काट के चेंज कर देता है। तो ये जनापाव की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। चलिए आइए, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ मिले। देखिए, अंकित मूल्य पर क्या बोलता है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक, जितना का खरीद के लाया उससे कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है, 100 है, कितना है, 100 है, ठीक है। बोलता है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट, अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दीजिए। कितना दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 20, अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी तो कितना हो गया, 20। अब कितना बचा, 80, ठीक है ना। 20% छूट देने के बाद भी उसे क्या होता है, 20% का लाभ होता है। यानी इतना होने के बाद भी 80% बराबर कितना हो जाएगा, 120, है ना। 20 अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर छूट 20% छूट देने के बाद भी 20%, तो 100% निकाल लीजिए, ठीक है। 120/80 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 4 दूने के 8, 4 दिया 12, इधर कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 5 दिया 15, 150, कितना 150, तो कितना अधिक हुआ, 50%, कितना छूट देने पर लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा, 50%। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान कौन थे, अभी IPL हुआ था ना, देखे थे कि नहीं, तो इसका जो है कप्तान कौन थे, फूफ डी पेल्सिस थे, ठीक है। डुप्लेसिस कौन था, डुप्लेसिस था, विराट कोहली नहीं था, गलत बात नहीं। इसी वजह से तो पूछा है कि आप लोग सबको क्या मारिएगा, विराट कोहली मारिएगा, मगर वो कौन थे कप्तान, डुप्लेसिस थे, ठीक है। तो इस बार जो IPL का संस्करण हुआ है, कितना संस्करण हुआ है, 16वां संस्करण हुआ है, ठीक है। इस बार जो IPL का प्रारंभ, जो इंडियन प्रीमियर लीग है, कब से प्रारंभ हुआ, 2008 से हुआ है, ठीक है। और ये है हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका है। डुप्लेसिस कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सिनेमाटोग्राफी विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बोलता है कि क्षेत्रीय सिनेमा में विकास को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग को रोक लगाना, पायरेटेड फिल्म को कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग को सुनिश्चित करना। उसके बाद बोलता है कि ज्ञान पोर्टल का विकास एवं सुनिश्चित करना। तो ये क्या हो जाएगा, पायरेटेड फिल्म और कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार क्या है, रेटिंग सुनिश्चित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन नंबर, सी नंबर। अभी आया था लोकसभा में, ये बिल पास भी हो गया है सिनेमाटोग्राफी में, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, आप लोग सबको जानते हैं। HF बराबर कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन। ग्रेफाइट किसका अप्रूप है, कार्बन का है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बताना है, ठीक है। चलिए ग्रेफाइट हो गया। चलिए नेक्स्ट, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने की तरह कपड़े पहने। बोलता है कि जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे 93 में और 1915 लौटे थे, लौटने के बाद जो है वेशभूषा अपना क्या रखे थे, तो यही देखिए, अभी बोले थे कि आपको गुजरात वाले तट को क्या कहते हैं, कठियावाड़। देखिए ये वाला भाग, ये वाला चीज़ को आप लोग याद रखिए। तो ये वाला तट क्या हो जाएगा, ये वाला तट कौन, कठियावाड़ तट, ठीक है। और ये वाला तट कौन, कोंकण तट। उसके बाद कौन, कन्नड़ तट। और उसके बाद कौन तट, मलबार तट, ठीक है। तो यही कठियावाड़। तो गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, उसका गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उसका पोरबंदर के थे, ठीक है। तो ये वाला पोरबंदर एकदम साइड में है, ठीक है ना। तो वहीं के, तो वो जब आए थे वहां से, तो उसके बाद आकर के कठियावाड़ किसान का रूप वेशभूषा धारण कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग शायद सब कुछ सही किए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कठियावाड़ी किसान वाला रूप धारण किए थे 1915 में जब आए थे, ठीक है। चलिए आइए, मध्यकाल में सामंत को उसका, चलिए हटा, ये क्वेश्चन नहीं देना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। देखिए मिश्रण मतलब वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है।
तो गैसों का मिश्रण है वायु, आयोडीकृत नमक, लवण, लवण रहेगा तो मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूध मिश्रित पेय, ये भी लवण हो जाएगा। मगर अशुद्ध जल क्या है, मिश्रण है, क्या हो, जल है, वो जल मिश्रण है, जल का भी मिश्रण नहीं होता। अशुद्ध जल के उसको क्या करते हैं, भाप से जो बन जाता है उसी को अशुद्ध जल कहते हैं ना, तो अशुद्ध जल मिश्रण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पत्ति के सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, किसी भी भूभाग का एक वर्ष का उत्पादित सेवा एवं वस्तु का अंतिम वस्तुओं का उत्पाद मूल्य वर्धित को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जिसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था, है ना, ऑस्ट्रिया का जो राजा था, राजा का बेटा, उसका मतलब क्या हो गया, युवराज, है ना। तो युवराज का जो है राजकुमार जो है कहाँ पे गया था, ये लोग गया था बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। और वहाँ का बोस्निया हर्जेगोविना का राजधानी कहाँ था, ये बोस्निया हर्जेगोविना गया था और वहीं पे जाके उसको क्या कर दिया, मार दिया गया। और तत्कालीन कारण देखिए, एक्चुअली में बात ये नहीं था, वहाँ का जो राजा था फ्रांसिस, उसका बाल बच्चा सब कोई मर चुका था, ठीक है, पहले से मर चुका था, तो ये गोद लिया हुआ बेटा था, ठीक है। इसको बोला कि आप इधर, और वहाँ पे जो है ना 1913-14 की बात है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य का उस टाइम दबदबा चलता था। तो वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे देश थे, ये सब देश क्या है ना, उस सब देश का क्या, एक अकेले ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उस पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, ठीक है। तो इसका बेटा जो मर गया था, तो इसको इसका अफसोस नहीं था, ये मेन एक्चुअली में वो सर्बिया को और ये जो है आपका बोस्निया हर्जेगोविना को क्या करना चाह रहा था, हड़पना चाह रहा था। मगर हुआ क्या ना कि उसको जब ये मर गया तो सोचा कि इसी का बहाना लेकर के अगर हम किस पे, सर्बिया पे अटैक कर देंगे तो हम इसको क्या करेंगे, अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, सब तो सर्बिया पे आके आक्रमण करने के बाद फिर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्नांडिस की हत्या कहाँ पे था, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। चलिए, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है। कोई भी लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो लोकसभा इलेक्शन चुनने के बाद अचानक से सब चीज़ का नहीं हो जाता है, तो एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है जो क्या करे, जितने भी लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं उसको क्या करे, शपथ ग्रहण दिलाए। तो उसी का काम करते हैं कौन, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर कौन होंगे, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत सदस्य को या राज्यपाल। तो ये कौन हो जाएगा, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वो सभी सदस्य को क्या करता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। चलिए, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, कौन सा देश G20 का सदस्य, अभी आप लोग को मालूम है कि G20 जो है क्या है, G20 का अभी क्या चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, भारत को इस बार दिया गया। इससे पहले कहाँ था, इंडोनेशिया में था, फिर अगला 2024 में कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा, है ना। तो G20 का जो है अभी जो है हम लोग का चल रहा है, अध्यक्षता अभी हम लोग के हाथ में रखा हुआ है। तो टोटल कितना देश है, 19 देश है, ठीक है। और एक संघ है, यूरोपियन संघ। तो 19 देश में आप ऐसे जोड़िए, देखिए मैप आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में आइए, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, कनाडा के बाद कौन है, मैक्सिको है। इधर 3 को हो गया, एक कौन हो गया, ब्राज़ील हो गया। दक्षिणी अमेरिका में एक ब्राज़ील। तो संयुक्त कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, यहाँ पे आपका इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रांस हो जाएगा, है ना। ये यूरोपियन यूनियन टोटल है, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, सॉरी फ्रांस है, इटली है, यहाँ पे है, ये तुर्की है, ठीक है, ये तुर्की है। फिर यहाँ पे आपका सऊदी अरब है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, और भारत है, चाइना है, रसिया है, फिर इधर आपका इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन है आपका कोरिया गणराज्य है। ये टोटल मिला करके 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, टोटल मिला के कितना देश, 20 है, ठीक है, 20 सदस्य है। और अभी जो है दक्षिण अफ्रीका का ये वाला भाग है ना, दक्षिण अफ्रीका का संघ को मोदी जी जो है आमंत्रित किया है कि इसको भी सदस्य बनाया जाए। और G20 का स्थापना कब होता है, 1999 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और G20 का भी अध्यक्षता किसको, भारत को दिया गया है। अगला 2024 में अध्यक्षता किसके पास जाएगा, ब्राज़ील के पास। 2022 में किसके पास था, इंडोनेशिया के पास था। चलिए, और ये क्या है, ये G20 जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है, G20 विकसित और विकासशील देशों का क्या है, समूह है। जैसे G7 क्या है, विकासशील देशों का समूह है, विकसित देशों का नहीं है, विकासित। 1975 में बना था G7। जैसे G7 बना तो जब विकासशील देश अपना ग्रुप बना लिया तो विकसित देश भी सोचा कि हमारा भी कोई क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो अपना तो इस G20 में विकसित और विकासित दोनों देश है। जो G7 वाला भी इसमें है। तो G7 में कौन कौन देश आता है, अमेरिका, कनाडा, जापान, है ना, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये सारा देश क्या G7 में आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप युग्म उभयलिंग पुष्प होता है। तो उभयलिंग पुष्प कौन हो जाएगा आपका,
ये देखिए गुड़हल तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, सरसों तथा पपीता, गुड़हल तथा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुड़हल तथा सरसों हो जाएगा। देखिए उभयलिंग, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, जब बनाया जाएगा तो बताएंगे, बट ये थोड़ा सा इसको आप इसका आंसर ये बना के रखिए, गुड़हल तथा सरसों होता है, ठीक है, उभयलिंग होता है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल जो है किस खेल से खिलाड़ी थे? तो क्या थे? टेनिस खेलते थे। क्या खेलते थे? टेनिस खेलते थे सुमित नागल। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश के यूरोपियों को नेतृत्व, देखिए भौगोलिक अनुसंधान समझते हैं, जो जल के माध्यम से जो रास्ता खोजा गया उसी को क्या कहते हैं? भौगोलिक अनुसंधान। और इसका जो है लीड कौन करता था? पुर्तगाल करता था। देखिए पुर्तगाल के जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम बताए थे एक बारी, तो बताए थे इसके कि पुर्तगाल जो है उस टाइम जो कैसे दिशा सूचक यंत्र का जो जॉन द्वितीय था वो कितना, उसका जो राजा का बेटा जिसको द नेविगेटर कहते थे, है ना, प्रिंस हेनरी जिसका नाम था, तो वो लोग जो है कैसे जब पुनर्जागरण आया, ठीक है, जब पुनर्जागरण हुआ, लोग वहाँ पे जो है वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, नया नया चीज़ का खोज करने लगा, तो पुर्तगाल इन सब चीज़ में क्या हुआ? सबसे आगे उभर करके आया, ठीक है, नौका बनाया, ठीक है, तोप बनाया, दिशा सूचक बनाया। और अफ्रीका के जो है पूर्वी तट, ये वाला अफ्रीका देख रहे हैं ना आप, ये वाला अफ्रीका देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक मोरक्को जल संधि है, ठीक है, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। तो ये वाला पूरा तट का क्या है, खोजते खोजते यहाँ तक खोज कर लिया था, केप ऑफ गुड होप तक। और इसका खोज कब किया था? 1487 में किया था। कौन किया था केप ऑफ गुड होप का खोज? केप ऑफ गुड होप तक आया था 1487 में आपका बार्थोलो डी मियाज। कौन आया था? बार्थोलो। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? बार्थोलो डी मियाज। कब किया था? 1486-87 में। कहीं पे 86 रहता है, 87 बट 87 मान के चलिएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये लोग जो है पुर्तगाल के लोग बहुत ज़्यादा, पुर्तगाल और स्पेन मिलकर के ये दोनों जगह का ये सब पूरा पानी का रास्ता जो है खोजा था। तो इसका नेतृत्व किसके हाथ में था? पुर्तगाल के हाथ में था। और आपको पता होना चाहिए जो है अब सबसे पहले भारत का खोज करने के लिए किसको भेजा गया था? जो कोलंबस थे, जो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, है ना। और जब अमेरिका गए और वहाँ पे एक द्वीप था, यहाँ पे जो है अमेरिका में ना एक द्वीप था, ठीक है, जिसको हम लोग बहामास कहते हैं, ठीक है ना। जब वहाँ पे पहुँचा ना तो वहाँ के आदिवासी को देखा, तो देख करके तो वो उसको बोला कि रेड इंडियंस। तो वहाँ के मूल जनजाति को आप लोग नाम सुने होइएगा, रेड इंडियंस। तो उसको रेड इंडियंस नाम कौन दिया था? यही दिया था। कौन? कोलंबस दिया था। और कोलंबस जो है कहाँ का निवासी था? स्पेन का था। कब खोज किया था अमेरिका? 1492 का। तो ये वाला ये लोग जो है स्पेन और पुर्तगाल जो है ना, इस सब में बहुत ज़्यादा पड़ती, ये पूरा एरिया को ये लोग का देन है। बाद में ना इंग्लैंड सुपर पावर बना, पहले यही लोग का दबदबा था पूरे एरिया में, है। चलिए, विधान परिषद वाले राज्य को विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का, उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। देखिए 1/3 होना चाहिए और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा परिषद सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना अनुच्छेद? 169। चलिए चलिए चलिए, हाँ, तो जो है वो पुर्तगाल आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? जी का मान, बड़ी जी का, तो देखिए 2 को जी होता है, ठीक है। तो बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर, ठीक है, 6 इंटू 6 के पावर 10 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, बड़ी जी का मान। और छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बता होता है छोटी जी का, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका होता है? छोटी जी का होता है। और ये किसका है? बड़ी जी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 के पावर -11। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि डेमोस, डेमोस जो है ना, जानते हैं ये डेमोस जो है, डेमोग्राफी जानते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो उसी जनसंख्या से क्या होता है? डेमोस से आया डेमोग्रेसी, ठीक है। तो डेमोस क्या है? डेमोस का मतलब क्या हो गया? जनता हो गया। क्या हो गया? जनता। यानी डेमो मतलब पीपल, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना फॉर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ना, तो ये डेमोक्रेसी है। चलिए, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो जानते हैं प्रधानमंत्री फसल योजना कब आया था? 2016 को आया था। तभी कितना चल रहा है? 2023। तो कैसा साल हुआ? 7 साल हुआ कि नहीं हुआ? 16 से 23 में 7 साल हुआ कि नहीं? 4 और 3 7, तो 7 साल हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, आप लोग तो मारे होइएगा दबा दबा के। बुक्सा क्या है? यहाँ पे बुक्सा होगा, बक्सा नहीं होता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा रिजर्व टाइगर है, ठीक। चलिए
संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है, तो क्या बोलता है 25 कि कोई भी आदमी कोई भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है। यानी धर्म के मामले में भारत यानी राज्य जो है कोई भी दिशा निर्देश नहीं देगा। यानी कोई भी आदमी स्वतंत्र है, वो कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी जाति कोई भी धर्म को अपना सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 में वही है कि धर्म को संरक्षण कर सके, है ना, प्रचार प्रसार कर सके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, धर्म से हो जाएगा कि धर्म की स्वतंत्रता से, है ना। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, है ना, प्रस्तावना में किया गया था, आप लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। चलिए नामिब, ये नामिब क्या है, मरुस्थल है। देखिए एगो है नामिब, ठीक है, और एगो क्या है ये नामिब, क्या देखिए नामिब मरुस्थल जो है, देखिए आपको बताते हैं। हाँ चलिए, इसका आपके पास मैप भी आ गया। देखिए ये है नामिब जो है, ये नामीबिया है, यहाँ पे है। एगो नूबियन, तो नूबियन डिजर्ट जो है था सूडान में, सूडान के पास, यहाँ पे सूडान है। सूडान, दो सूडान, एक उत्तरी सूडान एक दक्षिणी सूडान। 2011 में सूडान दो पार्ट में पड़ गया। तो ये नामिब जो है, ये नामिब जो है नामीबिया में है। यहाँ पे बोत्सवाना है, ठीक है, बोत्सवाना है, ये नामीबिया। देखिए यहाँ पे कौन कौन जगह हम बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, नामीबिया है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। इधर से ही होके कौन रेखा गुजरती है, मगर रेखा गुजरती है, ठीक है ना, मेडागास्कर होते हुए। तो मैं और जानते हैं आप लोग, जहाँ पे ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म पड़ेगा, तो वहाँ पे मरुस्थल का विकास होगा ही होगा। और कोई भी महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा होता है वो क्या होता है, मरुस्थल वहाँ पे विकसित होता है। क्यों कि जो है पृथ्वी कैसी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा तो जलधारा का दिशा क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि ये वाला एरिया में कोई भी महादेश हो उसका जो पश्चिमी तट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मरुस्थल का विकास होना ही होना है। नहीं तो देखिए आप ये वाले इसमें आपको पूरी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेट डिजेट ऑफ बेसिन है, यहाँ पे जो है सोनारन है, ठीक है। ये मैक्सिको और कैलिफोर्निया, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना आप, ये मैक्सिको और कैलिफोर्निया वाला एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा डिजर्ट है, सोनारन है, ठीक है, ग्रेट डिजर्ट बेसिन है। यहाँ पे आप देखिएगा ये सबसे बड़ा जो आटाकामा है, चिली और पेरू के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे जो मरुस्थल देख रहे हैं, ये मरुस्थल कौन सा है, नामिब है। यहाँ पे आइएगा तो सहारा हो जाएगा, देखिए यहाँ तक है। यानी मोरक्को, मरतानिया, माले, है ना, लीबिया, ट्यूनिशिया, ये टोटल अल्जीरिया, ये टोटल का टोटल सूडान, ये टोटल लगा हुआ है किससे है, ये सहारा डिजर्ट है। और यहीं पे एक आपका क्या है, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोले थे, नामिब है ना, और यहीं पे नूबियन डिजर्ट है। बहुत बार पूछता है नूबियन डिजर्ट कहाँ, तो सूडान में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे भी डिजर्ट का विस्तार है। ईरान में भी आपको अल कबीर, दस्ते कबीर मिलेगा, ठीक है। फिर ये वाला डिजर्ट है मंगोलिया में, आप लोग जानते हैं ना कि सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है ना, तो ये वाला एरिया मरुस्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और ऑस्ट्रेलिया में तो जानते हैं ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ये सब क्या है, सब बहुत बड़ा। देखिए ये वाला एरिया एकदम पूरा मरुस्थल का विकास हुआ है। चलिए हैं, अच्छा हाँ, तो ये नामिब मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो देखिए ये देश नहीं पूछा है, ये महादेश पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महादेश। और देश पूछेगा तो क्या बोलिएगा, नामीबिया। और यहीं पे क्या नूबियन डिजर्ट पूछेगा तो क्या कहिएगा, नूबियन डिजर्ट पूछेगा तो क्या कहिएगा, नूबियन डिजर्ट कहाँ पे, सूडान में है। कहाँ पे है, सूडान में है। चलिए नेक्स्ट। पुस्तक हिंद स्वराज, तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में तो जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज को कब लिखे थे, 1909 में लिखे थे। 1909 में जब दक्षिण अफ्रीका में थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी, ठीक है। कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। और ये एक पत्रिका निकाले थे, कब, 1904 में निकाले थे, ठीक है, महात्मा इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो ये बहुत, तो यही बात है। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा कब लिखा गया, 1909 को लिखा गया था, ठीक है। चलिए आइए। और देखिए बताने का तो बहुत कुछ है, मगर समय का कमी है, आप लोग को पूरा सेट करना है। इसे सेट करने की वजह से हम जल्दी जल्दी निकालते जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके काम खत्म हो जाए, है ना। चलिए, वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कौन है, तो केंद्र देखिए सत्कर्ता आयोग कौन सा समिति पे आया था, के संथानम समिति कब आया था, 1964 में। सत्कर्ता आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले पुगड़ जाए। तो अभी सत्कर्ता आयोग किसको बनाया गया, पीके श्रीवास्तव को बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, के संथानम समिति के सिफारिश पर सत्कर्ता आयोग का स्थापना हुआ था। और ये जो है अभी कौन है, पीके श्रीवास्तव है, ठीक है। और ये कब स्थापना हुआ था, 1964 में आया था। कितना साल उम्र इसका कार्यकाल होता है, 4 साल या 65 वर्ष, ठीक है। दोनों में से जो पहले हो जाए वो अपना सेवा मुक्त हो जाएगा। चलिए आइए आगे।
संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए? 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10। गणपूर्ति समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कोरम, कोरम को क्या बोलते हैं? गणपूर्ति बोलते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति संख्या 1/10। चलिए नेक्स्ट। और विपक्ष नेता भी, अगर आप विपक्ष में अगर आप मान्यता प्राप्त होना चाहिए तो वहां पे भी आपको 1/10 सीट लाना पड़ेगा, तभी आपको जो है वैलिड। हाँ, आप लोग ठंडा पड़ गए। चलिए आइए देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के लिए कितना चाहिए जी? 1/10 कोरम चाहिए। कितना चाहिए? 1/10 चाहिए। चलिए आइए, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करेगा? वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है, ठीक है। प्रतिवर्ष बजट से एक दिन पहले करता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण देता है कि जो हम लोग जो अगला बार जो बजट दिए तो कितना योजना क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, नहीं हुआ, कितना लाभ हुआ, क्या हुआ, उसी के बारे में पूरा एक साल का डाटा जो है इसमें दिया जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। आइए, संसाधन जो वर्षों में उपभोग और समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? जो कभी समाप्त नहीं हो, जैसे क्या हो? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन चक्की, है ना, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। जो अभी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, मोदी सरकार, मोदी जी जो है इतना कार्यक्रम चला रहे हैं, है ना, शून्य कार्बन का जो है घोषणा कर दिए हैं, तो यही नवीकरणीय ऊर्जा का क्या करना है? विकास करना है। और ये सब जो भी है, जितना भी जीवाश्म ईंधन देखते हैं वो सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये क्या है? एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? संसाधन समाप्त हो जाएगा। और इसी संसाधन की वजह से प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दोहन कर रहे हैं हद से अधिक, जिससे क्या होता है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देखिए, समय से ज़्यादा धूप, समय से ज़्यादा गर्मी, समय से ज़्यादा पानी, तो यही होता है, सूखा पड़ जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे उसको? जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। चलिए, बाबू जगजीवन राम छात्रवृत्ति योजना किसके लिए? तो क्या कहिएगा? एससी के लिए। किसके लिए? एससी के लिए। बाबू जगजीवन छात्रावास योजना आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो किसके लिए दिया जाता है? एससी के लिए दिया जाता है। आगे आइए, कौन सी भारतीय कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो आप लोग को मालूम है बीएसएनएल क्या है? अपना भारत में काम करती है, कहीं बाहर में काम करती है? नहीं करती है। तो कौन हो जाएगा? बीएसएनएल हो जाएगा। ये जो है टाटा मोटर, जानते हैं टाटा सब जगह है, हैं? उसके बाद ये क्या? एशियन पेंटेंट्स, तो आप तो जानते ही हैं। उसके बाद रेनबैक्सी, हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? बीएसएनएल। चलिए, भारत की स्वदेशी लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, तो तेजस कैसा है? स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी लड़ाकू विमान है, हम लोग का खुद का भारत। और ये हम लोग बहुत जगह दे भी रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए, ये है आपका क्या? ये देख लीजिए इसको आप लोग, देखिए इसको आप लोग देखिए, ये जो है यही है अपना तेजस, ठीक है। यही है तेजस। अब बहुत ज़बरदस्त है, एक से एक काम करते हैं, जलवा दिखाते हैं ये, ठीक है। तो यही है, देखिए, है ना। आपको क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। भारत में स्वदेशी कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार को क्षमता को 5वीं जनरेशन के लिए एयर टू एयर कम्बैक्ट मिसाइल जो जोड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा? पाइथन 5 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पाइथन को जोड़ा है, ठीक है। 5वीं जनरेशन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ आइए, तो हम किसके बारे में कह रहे थे? तेजस के बारे में कह रहे थे, ठीक है। तेजस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं? देखिए, बहुत अच्छा बात है। भारत के ऐसे राज्यपाल हुए हैं, कैसे हुए हैं? ऐसे राज्यपाल हुए जो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो लास्ट फिलहाल, पहले का तो बात नहीं, पहले का तो जानते हैं ना, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने थे कि नहीं बने थे, है ना। तो ये रामनाथ कोविंद भारत का जो बिहार का राज्यपाल कब बने थे? 2015 में। और 2017 में क्या बने? जाके राष्ट्रपति बने। फिर वो राष्ट्रपति पद से जैसे ही उसका कार्यकाल खत्म हुआ, फिर अभी द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के कई राष्ट्रपति बने थे? 14वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपका कौन? रामनाथ कोविंद। ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। नाप्ता झाकड़ी हाइड्रो परियोजना कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे है। नाप्ता झाकड़ी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, सतलज नदी पर है नाप्ता झाकड़ी परियोजना। ये चमगादड़ तथा पक्षी कैसा है? तो कौन सा है? समवर्ती है। कौन सा है? समवर्ती। कौन सा हो जाएगा? एनालोगस अंग है। कौन सा लंग है? एनालोगस है। चलिए आगे बढ़िए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहिएगा? WC बैनर्जी। यानी कौन से हो जाएंगे? व्यामोस चंद्र बैनर्जी हो जाएंगे। तो कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था, मगर हुआ कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल भवन में हुआ था। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे पहली बार। कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे। फिर 1986 में कौन बने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कितने बार बने? 3 बार बने में, 86 में, 93 में और 1906 में। याद रखिएगा। फिर 1987 में कौन बने? हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चलिए
चलिए आइए, तो यही थे, देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यहीं पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास जो है ये जो कॉलेज था यहीं पे हुआ था, और 72 प्रतिनिधि थे, और ये कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था, और कब हुआ था? 1985 को हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1986 में फिर कौन बने? 1986 यही है कि यही है गोकुलदास तेजपाल भवन, ठीक है, यही है, समझे। देखिए कितना अच्छे उस टाइम का बिल्डिंग बना हुआ है ना। आइए E20 क्या है? देखिए E बराबर इथेनॉल, यानी ये E बराबर इथेनॉल, और ये है पेट्रोलियम मंत्री कौन है हम लोग का? हरदीप सिंह पुरी। तो अभी जो है 10% इथेनॉल किसमें? पेट्रोल में मिलाते हैं, और 2024-25 तक, यानी 25 तक जो है केंद्र सरकार का योजना है पेट्रोल में कितना % इथेनॉल मिलाना है? 20%, ठीक है। इसी वजह से E20 क्या हो जाएगा? पर्यावरण बचाने में क्या 20 का लक्ष्य? आर्थिक सुधार, आर्थिक समुच्चय या अल्कोहल को मिश्रित पेट्रोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल से मिश्रित पेट्रोल हो जाएगा। कब तक लक्ष्य रखा गया 20%? 2025 तक। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। यूएन द्वारा इसको मनाने का घोषणा किया गया था, ठीक है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ाइए। कोलाईबड़ पुल कहाँ है? तो कोलाईबड़ पुल अभी बताए थे, सोन नदी पे है। कौन नदी पे है? सोन नदी पे है। कोलाईबड़ पुल कहाँ पे है भैया? सोन नदी पे है। चलिए आगे बढ़िए। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो क्या कहिएगा? रोजर मूर थे। कौन थे? रोजर मूर थे, ठीक है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले रोजर मूर थे, ठीक है। चलिए, यही थे जेम्स बॉन्ड, देख लीजिए ये मूवी बहुत अपने समय में चला है, ठीक है। यही थे अभिनेता, जो है जेम्स बॉन्ड का अभिनेता यही है, रोजर मूर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहता है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 124। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब होता है? 24 जनवरी 1950। मगर कहेगा कि उसका उद्घाटन कब किए थे? याद रखिएगा 28 जनवरी। कब? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है, याद रखिएगा। और ये जो है कितना आर्टिकल में है? 124 आर्टिकल में। 125 आर्टिकल में वेतन की बात कहा गया है, ठीक है। 127 में क्या होगा? तदर्थ न्यायाधीश होगा। 129 में क्या हो जाएगा? अभिलेख न्यायालय हो जाएगा, है ना। 137 में क्या हो जाएगा? है ना, 137 में ये जो है रिव्यू जो होता है, ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन। मतलब कोई भी अगर संसद द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाए और वो कानून अगर न्याय संगत नहीं है तो उसको क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। 143 राष्ट्रपति से क्या कर सकता है? सलाह मशवरा ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसको जान लीजिए, इसको याद रखेगा। और ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 में। 153 में क्या होगा? 153 में राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल क्या हो जाएगा? राज्यपाल के बारे में कहा गया है ना। चलिए, और 213 में ये राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। यही है सर्वोच्च न्यायालय, क्या है? यही है, ठीक है। इसका स्थापना कब होता है? 24 जनवरी। देखिए इसको तो लेता है 24 जनवरी 1950। मगर इसका उद्घाटन कब करता है? 28 जनवरी। कब करता है? 28 जनवरी 1950 को किया जाता है। और उस टाइम जो है न्यायालय में वो जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिला करके टोटल कितने थे? टोटल 7 और 1 8 थे। कितना थे? 8 थे। और अभी टोटल अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश मिला करके कितने हैं? 34 हैं। याद रखिएगा, ये सब पूछ लेता है कभी कभी छोटे एग्जाम में कि अब अन्य न्यायाधीश कितने हैं? तो 33 हैं। मुख्य न्यायाधीश मिला करके कितने हैं? अभी तो 34 है। पहले कितने थे? तो सारा मिला करके 8 थे। अन्य न्यायाधीश कितना थे? 7 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। IPL 2023 का विजेता टीम कौन सा है? तो क्या कहिएगा? चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग अब तक कितना बार जीता? तो 11 जीता, 12 जीता, फिर कितना जीता? 18 जीता, फिर 21 जीता, ठीक है। और फिर अभी 23 जीता है। तो कितना हो गया? 11, 12, 18, 21 और 23, यानी 5 बार। और मुंबई भी 5 बार। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, बहुत बार पूछता है। IPL का शुरुआत कब हुआ? 2008 में। कब हुआ? 2008 में। ये कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। IPL विजेता टीम को कितना? 20 करोड़ रुपया दिया जाता है। उप विजेता को कितना दिया जाता है? 13 करोड़ रुपया दिया जाता है, ठीक है। इस बार IPL में ऑरेंज कप किसको दिया गया है? मोहम्मद शामी को दिया गया है। ऑरेंज कप नहीं, पर्पल ऑरेंज कप शामी को नहीं दिया गया है, ये शुभमन गिल को दिया गया है। गलत बात है। ये किसको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। किसको? शुभमन गिल को दिया गया है। और शमी को क्या दिया है? पर्पल कप दिया गया है। कौन कप? पर्पल कप दिया गया है। शमी को कौन सा कप? पर्पल कप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसको हरा के?
गुजरात को हरा करके चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार क्या किया है, आईपीएल विजेता टीम बनी है। ठीक है, पहली बार कब जीता था, 11 में जीता था। ये देखिए, देख रहे हैं ये 20 करोड़ रुपया दिया जाता है भाई साहब, 20 करोड़ रुपया। ठीक है, 20 करोड़ रुपया दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन क्या उत्तरदायी, बोलता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायी है। तो जनगणना कराना, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना, पशु जनगणना कराना या अंतर्राज्यीय व्यापार के आंकड़े को एकत्रित करना। तो क्या हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों पे अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करवाना, इसी का काम है। किसका, भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उबिना ज्वालामुखी किस महादेश में है। तो इसको याद रखिएगा, हाल फिलहाल में ये उबिना ज्वालामुखी जो है पेरू, कौन, पेरू कहाँ पे है, वो दक्षिणी अमेरिका का जो है सबसे लास्ट में ये वाला छोर पे पेरू है। ठीक है, चिली के बाद पेरू, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना के बाद पेरू है। तो यही पेरू में जो है उबिनास ज्वालामुखी का क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। तो ये कहाँ पे पड़ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में पड़ जाएगा। ठीक है, और यही दक्षिणी अमेरिका, इसी पेरू में क्या है, माचू पिचू का नाम सुने होइएगा, 7 अजूबा में आता है। जो दक्षिणी अमेरिका में जो है, ये पेरू साइड में जो है, ये वाला एरिया में, ये जो एंडीज पर्वत है, इसी एंडीज पर्वत में जो है हान सभ्यता का विकास हुआ, और यही हान सभ्यता के लोग ने माचू पिचू को बनवाया था। तो ये सब मोटा मोटी चीज़ है, इस सबको जानना जरूरी है, जान के रखिएगा। यही है, देखिए ये है ज्वालामुखी। ठीक है, ये उबिना ज्वालामुखी का भी विस्फोट हुआ, ये पेरू में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता था, अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल कहाँ है भाई, ये है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में क्या हो जाएगा, भारत का मुख्य क्या हो जाएगा, मान्यवादी हो जाएगा। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, भारत का पहला क्या होता है, विधिक सलाहकार। भारत सरकार का क्या है, मतलब सरकारी वकील होता है। चलिए नेक्स्ट। NBS 01 एक क्या है, तो NBS 01 क्या है ये भैया, ये एक जो है, देखिए नाक में डालने वाला गलत बात है, ये क्या है, राइफल गलत बात है, मिसाइल गलत बात है, ये उपग्रह है। ठीक है, ये नेविगेशन सैटेलाइट है जो उपग्रह को हाल फिलहाल में छोड़ा गया है। देखिए यही छोड़ा गया था NBS, समझे। अभी हम तो इसके बारे में बताओ किया है। चलिए नेक्स्ट। मशरूम क्या है, तो मशरूम क्या है भैया, मशरूम एक क्या है, शैवाल है ना। मशरूम क्या है, भैवाल लिख दी है, यहाँ पे शैवाल हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाता है कभी कभी, इस शैवाल हो जाएंगे। ठीक है, शैवाल होगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नर्मदा और तापी नदी के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है। उसी टाइम आपको बोले थे ना कि ये हमारा भारत है, क्या है, ये भारत है ना। यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, यहाँ विंध्याचल है, यहाँ जल विभाजक का काम करता है, इधर से नदी इधर जाता है। और ये है आपका नर्मदा, यहाँ पे आपका सतपुड़ा है, और यहाँ पे आपका क्या है, अजंता है ना। तो ये वाला, तो ये सतमाला है ना आपका, सतमाला, तो यहीं पे होके आपका गुजरता है, अमरकंटक से निकलता है, यही भरंस घाटी होके गुजरता था। क्या बोलता है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत से, तो नीचे से ताप्ती गुजर रही है, यहाँ से ताप्ती और यहाँ से नर्मदा, तो बीच में कौन पड़ेगा, सतपुड़ा पड़ेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। तो विंध्याचल इसके ऊपर में हो जाएगा, ये विंध्याचल है, इधर अरावली, ऊपर में इधर अरावली है, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तार है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पड़ जाएगा, सतपुड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। क्या बोलता है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, भगत सिंह ने किया था भैया। 1925 में जब काकोरी कांड हो जाता है, उसके बाद जो है सारा चीज़ संगठन, जो ये क्रांतिकारी विचारधारा के जो भी लोग थे, ठीक है, जब 1925 में आपका जो ये घटना घट जाता है, काकोरी कांड, एक्शन ट्रेन कांड हो जाता है, उसके बाद सब संगठन खत्म हो जाता है। तो भगत सिंह 1926 में जो है नौजवान सभा भारत स्थापना करता है, और इसी को सकेड़ी जी रखता है। ठीक है, लाला हरदयाल तो जानते हैं, गदर पार्टी के थे, सुभाष चंद्र बोस INA के थे। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये जो है ये HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार कौन सा दर्रा खोला गया, तो आपको पता है ये सिक्किम है अपना ना, ये ऐसे करके सिक्किम है, ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम है। तो यहाँ पे है नाथुला दर्रा, और यहाँ पे है जलेपेला दर्रा, और यहाँ पे आपका ये डोकलाम। ठीक है, तो डोकलाम में बात, और इधर है भूटान, तो यहीं पे है नाथुला दर्रा। 2006 में कौन सा दर्रा खोला जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा।
कौन सा दर्रा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। चलिए देखिए सिपकिला दर्रा, देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए। सिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। बोम्बाडीला अरुणाचल प्रदेश में है। लेखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब जब आपको बताएंगे ना भारत का दर्रा कहाँ कहाँ पे है, तो उस टाइम आपको बताया जाएगा। ये सब दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत पूछता है। दर्रा उर्रा थोड़ा सा जान लीजिए। भारत में एक्सपोर्ट क्या लिखा है? भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स, अच्छा एक्सपोर्ट प्रीपेड इंडेक्स जो है सूचकांक प्रकाश निम्नलिखित में से नीति आयोग करता है। इसके बारे में कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग का स्थापना 1950 में शुरू होता है, योजना आयोग 1951 से। चलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बता चुके हैं, ट्राई के बारे में बोले, फिक्की के बारे में बोल ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। तापमान की एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? केल्विन होता है। कितना होता है? केल्विन होता है। चलिए आगे बढ़िए। कैबुल लामजुआ राष्ट्रीय पार्क उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये पे फुमडी है, तैरता हुआ जो है एक, और यहाँ पे जो है काबिल लामजुआ मणिपुर में, यहाँ पे आपका जो है एक जो है मीठे पानी का क्या है? मीठे पानी का झील है ना काबिल लामजुआ में। ये आप लोग को जानना है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। काबिल लामजुआ एक तैरता हुआ मणिपुर में पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़िए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होता है? तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम है। ये बायां हाथ का नहीं है। किसका है? फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम है, बायां हाथ का नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2006 में, ठीक है। देखिए मनरेगा से पहले नरेगा था, 2 अक्टूबर है ना 2006 में आया था। फिर 2 फरवरी 2009 से जो है मनरेगा शुरू हुआ है, ठीक है। जिसको महात्मा गांधी सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है, जो ग्रामीण लोग को क्या रोजगार मुहैया कराता है। चलिए आगे बढ़िए। 2006 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो राखीगढ़ी कहाँ पे है भैया? राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत में उपस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इसका जो है खोज 97-98 में किया था, अमरेंद्र जी किए थे। चलिए आगे बढ़िए। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा यानी मेडिसिन की बात करता हूँ तो देखिए ऑन्कोलॉजी में कैंसर का करते हैं, ओडोंटोलॉजी में दांत का करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख का करते हैं। मगर यहाँ पे मेडिसिन दे दिया है ना, तो इसी वजह से ऑप्टोमेट्री मारिएगा, ठीक है। आंसर बी नंबर होगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्टोमेट्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। देखिए यही है आपका आइरिस, ये है आपका आइरिस, ये कंट्रोल करता है। ये आपका कोर्निया, ठीक है, इसी को हम लोग दान करते हैं। ये आप देख रहे हैं रेटिना है, ये है ना, ये लेंस है, यहीं से सारा कंट्रोल होता है। और ये है आपका मतलब यही है, बहुत ज़बरदस्त है। ये सब कुछ जानिए, ये सब सारा रेटिना वेसल्स है, जो आपको बोले परितारिका बोलते हैं, यही इसको कंट्रोल करता है, पुतली को। चलिए आगे बढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? बोलता है कि खनिज पदार्थ में ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठक होता है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है, इनका फैलाव एक समान नहीं है। देखिए ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये गलत बात है। कोई भी है खनिज पदार्थ ख़त्म हो सकता है, जो है खनिज पदार्थ ख़त्म हो सकता है, इसका ऐसा नहीं है। आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कोरापुट, यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। लोहा के लिए बहुत आपको कालाहांडी का नाम सुने होइएगा, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। लोहा इसके लिए ये बहुत फेमस माना जाता है, ठीक है, कोरापुट खान। चलिए ये कोरापुट, देखिए ये देख रहे हैं, ये उड़ीसा, ये वाला एरिया जो है ना लोहा खनिज के लिए बहुत फेमस है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला धारवाड़ चट्टान है ना, ये चट्टान, यहाँ पे बहुत मैग्नीज है। मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया में आपको जो है खनिज मिलेगा। यहाँ पे धारवाड़ का चट्टान करम है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आगे में क्या है? औरंगजेब की मृत्यु। अच्छा औरंगजेब के बारे में पूछा है, तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। पैदाइश कब होता है औरंगजेब का? 1618 में, ठीक है। 1618 में पैदाइश होता है, 1707 में मृत्यु हो जाती है। 3 साल उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ता है ना, सामूगढ़ का युद्ध, आप लोग खजवा का युद्ध, बहुत युद्ध सुने होइएगा इसका, वेदरा का युद्ध, दारा सिकों के साथ अंततः दारा सिकों को मार देता है और गद्दी पे बैठता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। जब विशेष करके देखिए समय कम है, पूरा सेट कराना, इसी वजह से कुछ इसमें बारे बताएंगे नहीं। सुराना फरमान 1717 में जारी किया गया था। 1747 का कोई विशेष घटना है नहीं, बस इसको याद रखिए। 1707 में औरंगजेब का पैदाइश कब हुआ था? तो इसका जन्म 1618 में हुआ है और मृत्यु 1707 में हुआ है। ये जो है बीजापुर गोलकुंडा को जीता था, ठीक है। कहाँ पे? ये दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में ही थे। अपने भाई के साथ जो है मिल करके जो है इसको क्या कराया गया है, हरा करके जो है गद्दी पे बैठा था, समझे। चलिए आगे बढ़िए। ये औरंगजेब बादशाह जो ये जो है
ये जो है अपने से बहुत खुद ये जो इसके बारे में अलग अलग धारणा अलग अलग लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए। किसी मूल्य में से सरकार फसलों को समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करते हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सुने होइएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूनतम से CACP है ना, CPC है ना, इसी को बोलते हैं। 1965 में जो है ना, सब ये न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य जो है। और अभी जो है टोटल कितना है, ये 14 जो है रबी खरीफ फसल के लिए है, और 6 जो है रबी फसल के लिए है, और 2 जो है वाणिज्य फसल के लिए। टोटल कितना, 14 और 6 22 है ना 20 और 2 22, यानी टोटल अभी 22 फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है, ठीक है। याद रखिएगा ये 1965 में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया गया था, ठीक है। इसका नाम फिर चेंज करके 1985 में है ना रख दिया गया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही जो धान का गेहूं का टोटल ऐसा कितना फसल है, 22 फसल है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा है, ये बार क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। और गन्ने, अब यहाँ पे बहुत बार पूछता है कि गन्ना के बारे में पूछता है। गन्ना का जो है समर्थन, तो उसका उचित एवं लाभकारी मूल्य पर उसका जो है मतलब उसका कीमत निर्धारण किया जाता है। वो जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की श्रेणी में नहीं आता है गन्ना, इसको याद रखिएगा। गन्ना अलग, उसका क्या होता है, उचित लाभकारी मूल्य पर उसका जो है मूल्य निर्धारित किया जाता है। हाँ, तो देखिए आप लोग का जो है ये ज्ञान सागर GS एकेडमी है, जहाँ से हम अभी आपको बता रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ कह रहे हैं, ये हम लोग का संस्था है ज्ञान सागर GS एकेडमी। हमारे टीम से जुड़िए। कोई भी एग्ज़ाम का या किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो, नीचे में यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर दिया गया है। और कोई भी एग्ज़ाम, विशेष एग्ज़ाम के खास करके आप जो है दरोगा के लिए या BPSC के लिए या कोई भी बिहार पुलिस के लिए, अभी बिहार पुलिस जो भी है, वहाँ पे संपर्क कीजिए और बेहतर से बेहतर अपना, मेरी टीम जो है आपसे अच्छा बेहतर देने का कोशिश करेगा। और कई रिजल्ट भी है, तो आप लोग जुड़िए हम लोग के संस्था से और अपना भविष्य को उज्ज्वल कीजिए, और साथ में हम लोग मिल करके मेहनत करेंगे और एक अच्छा भविष्य बनाएंगे अपना, है। तो याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन कराए हैं, ये बिहार सब इंस्पेक्टर मद निषेध वाला जो 16 तारीख को हुआ था, उसी का क्वेश्चन था। जहाँ तक हुआ है इसमें कुछ एरर भी हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।